इस महत्वपूर्ण आयोजन की अध्यक्षता कर रहे श्री दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी, मंच पे उपस्थित डॉक्टर श्री सुलत सिंह जी, श्री कैलाश सिंह जी, श्री हेमचंद जैन जी, श्री अरुण सिंह जी, संचालन कर रहे सदस्य जी। इसके पूर्व भी मैंने उनकी कुछ कविताएं और उनकी कुछ काव्य संग्रह से मैं परिचित हूँ और उनको मैंने अपने स्तर पे देखा, जाना, समझा। मैं कुछ बातें उनकी जो संग्रह मेरे पास है चिड़िया लौट आई है उनकी कविताओं के हवाले से करूँगा, लेकिन बहुत कम कविताओं का उदाहरण मिला, क्योंकि यह संग्रह पढ़ते हुए मुझे कुछ दूसरे ख्याल भी आए कि आखिर क्या है क्षमा सागर जी की इस काव्य व्यक्तित्व में और इन कविताओं में कौन सी बातें हैं उन्हें खास बनाती हैं और उनके आधार कब होते हैं। तो मैं जितनी मेरी समझ है उस स्तर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि मुनि क्षमा सागर जी को पढ़ना और उनकी कविताओं से गुजरना खुद को और अपने समय एक नए ढंग से आविष्कृत करने का तरीका है। एक अच्छी कविता के बारे में कहा जाता है कि वह आत्मा के आत्मविश्वास से उपस्थित है। ये परिभाषा कविता के संदर्भ में मैंने बहुत पहले कभी पढ़ा था कि एक अच्छी कविता आत्मा के आत्मविश्वास से उपस्थित है। मैं बहुत लंबा समय बीता और मैं अक्सर सोचता था कि आत्मा के आत्मविश्वास से उपजी हुई वो कविता, उसके नाम नक्श कैसे होते हैं, उसकी बिनाई कैसी होती है, उसका ताप कैसा होता है। इसमें अब मुझे कोई संकोच नहीं है यह कहते हुए कि अच्छी कविता और ये आत्मा के आत्मविश्वास से उपजी हुई कविता की जो मेरी खोज थी, तलाश थी, वो मुनि क्षमा सागर की कविताओं तक आके विश्राम था। आप सबको मालूम है, जैसा कि ये भी कहा भी गया, कि मुनि जी महाराज एक वीतरागी संत और आमतौर पे ऐसे संतों की चिंताएं और सरोकार एक सामान्य मनुष्य से बिल्कुल अलग और भिन्न। पर जब आप मुनि क्षमा सागर जी की कविताओं को के पास आते हैं तो आपको लगता है कि जीवन और जगत को लेकर, जैसे मैंने कहा कि एक संत की चिंताएं जीवन जगत को लेकर बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन ऐसे बड़े संत, एक वितरागी संत की कविताओं तक आएंगे तो आप देखेंगे कि एक जीवन और जगत को लेकर एक संत के अपनी अवधारणा और एक सामान्य मनुष्य की जो अवधारणाओं का प्राइमरी अपोजिशन है वो टूटता सा नजर आता है। नजर क्या आता है? टूटता ही। लेकिन ये टूटना सिर्फ टूटने के लिए नहीं है, ये टूटना एक नई दुनिया, नया भावबोध रचने के लिए। मुनि क्षमा सागर जी ने अपनी कविताओं में जीवन जगत के विविध क्षेत्रों से विषय लिए और ऐसा लगभग सभी सचेत कवि करते हैं। पर यहाँ खास बात यह है कि मुनि क्षमा सागर जी ने जो विषय चुना है, खासियत उस विषय में नहीं है, उस विषय को देखने के नजरिए में, देखने का अंदाज ही एक बात है, वो तत्व है जो किसी भी चीज को सामान्य से विशेष बनाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके समक्ष अब ये की एक कविता नाच जो प्रसिद्ध कविता है, इसकी कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहता हूँ। कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन जिन पंक्तियों से मेरा मकसद आप तक पहुंचेगा मैं उन्हीं का उल्लेख करूंगा। अब ये की एक कविता है नाच। कविता शुरू होती इस पंक्ति से कि एक तली हुई रस्सी है जिस पर मैं नाच रहा हूं। फिर उस नाच की डिटेलिंग है, एक तली हुई रस्सी है जिस पे मैं नाचता हूं और कविता के आखिर में हम ये कहते हैं कि और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं,
कविता के उल्लेख के साथ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हम क्या देखते हैं ये निर्भर करता है कि हम कहां से देखते हैं। मशहूर इतिहासकार टी.एच. कार ने व्हाट इज हिस्ट्री में इसे ही वेंटेज पॉइंट कहा। हम क्या देखते हैं ये निर्भर करता है कि हम कहां से देखते हैं। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विषय वही रहने के बावजूद मुनि क्षमा सागर जी का उस विषय को देखने और उसे बरतने का अंदाज खास है, तो उसके पीछे का आधार भी यही है कि मुनि क्षमा सागर जी उस विषय को, उस पहलू को, उस मुद्दे को जहां से देखते हैं वह जगह हमारी और आपकी जगह से बहुत अलग है। वैसे भी कहा जाता है कि चीजों को देखने का जो ठीक ठाक तरीका है उसके लिए जरूरी है कि हमारे और उसके बीच में ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के हम चीजों को कभी भी ठीक से नहीं देख पाते। हमारे और उसके में दूरी होनी चाहिए। आंखें सब देखती हैं, लेकिन जिसको देखना हो, जो चीज देखना हो, उसको हमारी आंखों में एकदम चिपका दीजिए, वही आंखें नहीं देखना। इसलिए एक अलग विमर्श में कहा जाता है कि यदि किसी समाज का, किसी राष्ट्र का या मनुष्य को या उसके जीवन को ठीक समझना है तो पहले उस राष्ट्र, उस समाज, उस जीवन के बनाए हुए विमर्श से थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ा दूर आके देखिए। और यह दूरी को बनाने का पद्धति है, इसमें ये होता है कि जो तत्कालिक प्रभाव होते हैं, सांसारिक प्रभाव होते हैं, उससे आप बच जाते हैं और चीजें साफ होने लगती हैं। इस लिहाज से देखें तो क्षमा सागर जी महाराज ने इस सकल पसारा को छोड़कर उससे बाहर जाके खड़े और उनमें इस जगत को, उनमें और इस दुनिया के बीच में वो जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जिसकी दरकार है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। इसलिए वे चीजों को उसके आर पार देखने का यह परिवर्तित जो बोध है कैसे काम करता है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता का उदाहरण दूंगा। कविता है कि सांझ के किनारे खड़े होकर मैंने पहाड़ से उतरी रात को देखा। सांझ के किनारे खड़े होकर मैंने पहाड़ से उतरी रात को देखा और सोच में डूब गया कि अंधेरा कितनी जल्दी उतरा। सुबह रोशनी के लिए सूरज को पूरा पहाड़ करना पड़ा। जब मैंने आपको एक कविता आपके सामने उद्धृत किया तो आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आप में से कितने ऐसे लोग हम में से यहाँ होंगे जो होती हुई रात को देखकर इससे पहले ये सोच पाए होंगे कि सुबह रोशनी के लिए सूरज को पूरा पहाड़ चढ़ना हो। जाहिर है कि उनमें से मैं कोई। मैंने इस कविता को पढ़कर ही समझा और इस मुद्दे पर, इस बात पर ध्यान गया कि रात तो हो गई है, रात पहाड़ से उतर आई है, बहुत जल्दी उतर आई, लेकिन कल सूरज को रोशनी के लिए पूरा पहाड़ चढ़ना। आप कविता की भावबोध से थोड़ा सा दरकिनार कर दीजिए, यूं ही देखिए। कवि ने तो ठीक से सोचा ही कि हम रात देख रहे हैं वो रोशनी देख रहा है और रोशनी के लिए पूरा पहाड़ चढ़ना। जाहिर सी बात है कि रोशनी चाहे जगत की हो, चाहे आत्मिक उजाले की हो, चाहे बाहर की हो या भीतर की हो, बिना पहाड़ चढ़े हो नहीं सकता, न उसको पाया जा सकता है। कवि ये कह रहा, लेकिन मजेदार बात यह है, न सूरज रोशनी के लिए न चढ़ता है न डूबता है। हकीकत क्या है? न सूर्य का उदय होता है न अस्त होता है, धरती घूम जाती है। लेकिन ये है कवि का अपना रचना विधान कि जिसने एक मिथ को हमारे समय के एक बड़े प्रेरणा स्रोत सच के रूप में इस्टेब्लिश कर। ये कौन देख पाएगा? जिसकी निगाह अंधेरे में, घनघोर अंधियारे में भी जिसकी चेतना में उजाले की खबर हो, वो सागर जी महाराज अंधियारे के बीच में बैठकर उजाले की इस खबर को साफ। मैं मलयज का नाम आप सबने सुना होगा।
रामचंद्र पे किताब लिखते समय मलेच ने अच्छी कविता कैसी होनी चाहिए इस पे कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत तब बोलूंगा। भाषा के भीतर जो अनुभूति है, भाषा के बाहर वही कर्म है। कविता इन दोनों के संधि पर होती है। कविता सच्ची बनती है भाषा के भीतर की अनुभूति से। ध्यान दीजिएगा, कविता सच्ची बनती है भाषा के भीतर की अनुभूति से और बड़ी बनती है भाषा के बाहर के कर्म से। यानी एक बेहतर कविता के लिए भाषा के भीतर की अनुभूति और भाषा के बाहर का कर्म दोनों जरूरी है। बौने जीवन से, मलेच आगे कह रहे हैं कि बौने जीवन से बड़ी कविता नहीं पैदा, पर जीवन बौना कर्म की असिद्धि से नहीं, कर्म क्षेत्र की विविधता का अनुसंधान न करने से पैदा। अब इस दृष्टि से देखिए कि कवि और कविता के संदर्भ में मलेच जो कह रहे हैं, मलेच की यह बात मुनि क्षमा सागर जी पर की कविताओं में अक्षरशः पार। उन्होंने भाषा के भीतर की अनुभूति और भाषा के बाहर के कर्म दोनों को आश्चर्यजनक ढंग से संतुलित और एक लय कर दिया। उनकी कविताएं जीवन के लघु से लेकर बृहत्तर संदर्भों से एक खास किस्म की आत्मीय तार्किकता से संवाद करते, क्योंकि वो संत है। केवल बौद्धिक होते तो तार्किकता से काम चला देते, लेकिन वो संत हैं, उनकी चिंता में सब है, इसलिए उनकी तार्किकता नीरस यांत्रिक तार्किकता न होकर एक संवेदित आत्मीय तार्किकता, अत्यंत उज्जवल भाव भूमि पर दर्ज की गई गहरी दार्शनिकता से संदर्भ। किंतु कवि ने जीवन और आस्था से अर्जित जो दार्शनिकता है उसको अपने अनुभूति में बुला लिया। ये हमारे समय की बड़ी समस्या है कि हम किताबों से ज्ञान सीख लेते हैं, हम बोधियों से दर्शन सीख लेते हैं, लेकिन जब तक वह ज्ञान और दर्शन हमारी अनुभूति का हिस्सा नहीं बनता तब तक वह छिछला होता है। इसी को याद करते हुए, ध्यान करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कभी कहा था कि पंडिताई की एक बोझ है, उबारती नहीं तो डुबा देती। और ये कौन सी पंडिताई है? जो हमारे अनुभूति का हिस्सा नहीं। लेकिन अब क्षमा सागर जी इतने बड़े संत, इतने सारे लोग उनकी कविताओं पे क्यों बात कर रहे हैं? कारण ये है कि जो दार्शनिकता थी, आस्था और प्रार्थना से जो अर्जित दार्शनिकता थी, उसको मुनि जी महाराज ने अपनी संवेदना के साथ अपनी अनुभूति में मिला दिया था। इसलिए वह उनका अर्जन हम सबका अर्जन बन के फैलता। क्षमा सागर जी ये सिद्ध कर दिया है कि अनुभव अनुभूति का हिस्सा हो जब हो जाए, जब अनुभव, देखिए अनुभव और अनुभूति दो शब्द है। अनुभव सबको होता है, अनुभूति किसी किसी को होता है। अनुभव सबको होता है, लेकिन जब अनुभव का अनुभव हम करने लगे तब वो अनुभूति बनती है। गर्मी लगना अनुभव है, गर्मी लग रही है ये अनुभूति। इसलिए अनुभव तक तो हम सब हैं। अनुभव को जो अनुभूति में बुला देता है वो बनता है संत, वो बनता है कवि, वो बनते हैं क्षमा सागर। तो सच ये है कि अनुभव जब अनुभूति का हिस्सा हो जाए वहीं से जन्म लेती है एक बड़ी और श्रेष्ठ कविता। और इसको क्षमा सागर जी की कविताओं में आप शुरू से लेकर आखिर तक इसको हकीकत में बदलते देख सकते। मैं अपनी बात की तस्दीक के लिए मुनि क्षमा सागर जी की एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने उदाहरण के लिए बहुत छोटी छोटी कविताएं दी। कविता है, हमारी हर सांस मौत के नाम रोज रोज खत लिखती। हमारी हर सांस मौत के नाम रोज रोज खत लिखती है, लेकिन मौत एक रोज आकर खुद जवाब देती है। लेकिन मौत एक रोज आकर, वो रोज रोज खत लिखा जा रहा है, पूरा जीवन
जीना क्या है? दरअसल वह मृत्यु के नाम एक खत है, लेकिन जिस दिन उसको ख्याल आता है एक दिन मौत आके खुद जवाब देगी। अब जानते हैं कि मौत का जवाब क्या होता है। इसी बात को शोपेनहाइजर कहते थे कि जिंदगी क्या है? दरअसल जीवन बहुत हद तक मृत्यु की अनुपस्थिति है। मृत्यु उपस्थित हुआ जीवन नहीं है। अब आप सोचिए कि एक बड़ी बहुत गहरी बात को किस काव्यात्मक लय में मुनि जी महाराज ने कहा। जीवन के वैभव की कविता है कि मृत्यु का, मौत का जवाब तो आना ही है, लेकिन उस जवाब के पहले कितना सिद्धस्त जी लेते हैं। दरअसल ये इस कविता के प्रत्युत्तर में उनकी एक और छोटी कविता देखिए कि किसी के मरने पर मालूम पड़ता है, किसी के मरने पर मालूम पड़ता है कि वह था और अभी तक जिंदा है। इन दोनों कविताओं को एक साथ करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि मौत जो आकर जवाब दे देती है ना सांसों के लिखे खत का, दरअसल ये उसी की बिना कि मरने के बाद पता चला कि वो था। भारत भूषण अग्रवाल की कविता है कि पैदा हुए, इंटर हुए, बीए हुए। भारत भूषण अग्रवाल की कविता है, नहीं सारी का नाम बोलना, भारत भूषण अग्रवाल की नहीं है। कविता ये है मतलब पैदा हुए, बीए हुए, पैदा हुए, इंटर हुए, क्लर्की किए, पेंशन लिए और मर गए। यानी इस पैदा होने और पेंशन मर जाने के बीच में कहीं कोई हलचल नहीं है। निशब्द रोते हुए आए थे ना, तो बात क्या थी? रोते हुए आए हैं तो हंसते हुए जाना था, लेकिन रोते हुए आए और निशब्द चले गए। दरअसल ये जिंदगी का मतलब जिंदगी का जो ख्याल है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कविता में कि जो मौत जवाब दे के जाती है ना, वो जवाब उसको देती है इसके मृत्यु पर ही पता चलता है कि वो अब तक जीवित है। बिना कोई बौद्धिक कसरत के इतनी बड़ी बात कह देना कोई मामूली बात। इसी तरह शिकायत शीर्षक कविता में वे कहते हैं कागज की कश्ती कुछ देर लहरों में खेली फिर डूब गई। कागज की कश्ती कुछ देर लहरों में खेली फिर डूब गई। इसे शिकायत है कि किनारों ने इसे धोखा दिया। क्या आप यकीन करेंगे जो कविता ने उद्धृत किया मुनि जी महाराज ने कि कागज की कश्ती कुछ देर लहरों में खेली फिर डूब गई, इसे शिकायत है कि किनारों ने उसे धोखा दिया। अब आप यकीन करेंगे कि कुल 41 अक्षरों की इस कविता में कितनी बड़ी बात कही गई। इस कविता की व्याख्या व्यवहारिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक सभी स्तरों पे आप कर सकते हैं। मुनि जी महाराज ने 41 अक्षर यानी 20 शब्द में कविता नहीं, एक मंत्र लिखा है जो अपने अधिष्ठान में भाव त्रिवेणी बनती। यह बात अगर आप भाव न ग्रहण करें, जो कवि कर्म में प्रवृत्त होना चाहते हैं, ये उनके लिए भी सबक है कि जिनको लगता है कि मैं अपनी बात कम शब्दों में नहीं कर पाता, वो देखें कि सवाल शब्दों के नहीं, शब्दों की मार्मिकता और उनकी पहुंच का। 41 अक्षर 20 शब्द में करता है कि कागज की कश्ती लहरों में खेली और डूब गई। कश्ती को शिकायत है कि किनारों ने उसे धोखा दिया। हम डूबेंगे या उबरेंगे इस भव सागर में, ये हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। किनारों पे ये हमारे अपने संसाधन पर निर्भर करता है कि पतवार हमारी किधर है और किस हाथ में है। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा पाब्लो नेरुदा का। उन्होंने एक बात कही थी कि अच्छी कविता आदमी के भीतर से निकली हुई एक गहरी पुकार। इसी से उपासना पद्धतियां निकली हैं, भजन और धर्मों के तत्व भी निकले हैं। कवि ने प्रकृति की लीलाओं का सामना किया और प्रारंभिक युगों में अपने व्यवसाय
जिस सुरक्षा के लिए खुद को पुरोहित कहा। ठीक इसी तरह आज का सामाजिक कवि, जिसमें आप क्षमा सागर जी को याद कर लीजिए, में भी उनको भी आप पुरोहितों की उस पारंपरिक व्यवस्था का सदस्य मानिए, लेकिन जो पारंपरिक पुरोहित थे, पुराने जमाने के जो पुरोहित थे, जो कवि पुरोहित, जो कवि कर्म कर रहे थे, उसमें उन्होंने अंधकार से संधियां, लेकिन अब जरूरत आ गई है कि उसे प्रकाश की व्याख्या करें। कहना ना होगा कि मुनि क्षमा सागर जी का जीवन, कर्म और उस जीवन और कर्म से उपजी कविताएं प्रकाश की ही मुकम्मल व्याख्या। क्षमा सागर जी की कविताएं अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्नेहिल अनुगूंज की भाषिक भाषा। उनके यहाँ अतीत किसी भी प्रकार की नास्टेल्जिया से मुक्त एक खूबसूरत याद है, तो ठीक इसी तरह से भविष्य भी कोई अनरियलिस्टिक फैंटेसी ना होकर एक प्रेरक संभावना बन गया। दरअसल अच्छी कविता वही है जिसके पांव अतीत में और आंखें भविष्य में होती हैं। अच्छी कविता वही है। एक ऐसे समय में आज जब कविता को काम पर लगा दिया गया है, कविगण हमारे एक ऐसे समय में जो बड़े स्तर पे बहुत बड़ी संख्या में कविताएं लिखी जा रही हैं और कविता को काम पे लगा दिया गया है कि जाओ क्रांति कर लो, जाओ विमर्श कराओ, जाओ ज्ञान दे आओ। और ऐसे कवि कविता बाहुल्य समय में एक ऐसा कवि जिसका जीवन ही विमर्श, क्रांति और ज्ञान रूपी हो, उसने कविता को काम पे नहीं लगाया, बल्कि उसकी कविताओं को जीवन से काम दे। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि अच्छी कला वही है जिसको देखकर जिंदगी की याद। क्षमा सागर जी महाराज की कविताएं जब आप पढ़ेंगे, आप उससे मिलेंगे, तो उसमें व्याकरण नहीं दिखेगा ऊपर, उसमें शब्द नहीं दिखेंगे, उसमें भाव नहीं दिखेंगे, उसमें छंद नहीं दिखेंगे, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक एक मुकम्मल खूबसूरत जिंदगी नजर आए। अगर ये है तो हमारे समय के, हमारे सागर शहर के और पूरा का पूरा कवि समय के लिए क्षमा सागर जी महाराज की कविताएं खास हैं और महत्वपूर्ण। आखिर में क्षमा सागर जी की कविताओं के बारे में मैंने आपसे जो कुछ भी कहा, उसकी सच्चाई के प्रति मैं बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि स्वयं क्षमा सागर जी ने अपनी एक कविता में कहा है कि लिखने के बाद लिखा हुआ भले ही झूठ हो जाए, लिखने के बाद लिखा हुआ भले ही झूठ हो जाए, मगर लिखते वक्त हम झूठे नहीं। धन्यवाद।